हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। सब कुछ आपको अच्छे तरीके से मैप से और ट्रिक से आपको समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं ये आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं और इसके बाद जो है प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है, इसमें 3 भागों में डिवाइड करके इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग अरावली पर्वत को अच्छे तरीके से मैपिंग और ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के जो भाग हैं इनको समझते, थोड़ा इसको जूम करते हैं और उसके बाद जो है इसको समझते हैं। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पे आ चुका है और इस प्रकार से जो है हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को इस प्रकार से डिवाइड करके समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मध्य उच्च भूमि है, इसके बाद दक्कन का पठार है और फिर उसके बाद उत्तरी पूर्वी पठार है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 11th के एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से ऐसे ही, तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले मध्य उच्च भूमि में यहाँ पे देख पाएंगे अरावली पर्वत श्रेणी है और इसके बाद मालवा पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड, विंध्य पर्वत, छोटा नागपुर पठार इसके अंतर्गत आता है। सबको डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। फिर इसके बाद दक्कन का पठार है, इसमें सतपुड़ा श्रेणी और इसके बाद तेलंगाना का पठार, कर्नाटका का पठार, दंडकारण्य, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इसके अंतर्गत आता है। वही बात करें उत्तरी पूर्वी पठार में तो मेघालय का पठार है, गारो खासी जयंतिया है और फिर इसके बाद कार्बी एंगलोंग का पठार है। तो ये पूरे पठार हैं और ये प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मध्य उच्च भूमि में पहला शुरुआत करेंगे अरावली पर्वत के बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं अरावली पर्वत की बेसिक जानकारी के बारे में। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों अरावली पर्वत में यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक जानकारी। तो अरावली पर्वतमाला, जो अरावली पर्वतमाला है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है और यह भूगर्भीय दृष्टि से एक अवशिष्ट यानी रेजिडुअल माउंटेन है। तो यहाँ पे बात करें ये अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट का मतलब एक घिसा पीटा पर्वत है। ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत पहले जैसे आज जैसे हिमालय है ऐसे ही पहले अरावली पर्वत भी हुआ करता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन, हवाओं की मार और फिर ऐसे न जाने कितने भौतिक परिवर्तन हुए जिसके आधार पे ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में नहीं, बचा खुचा पदार्थ के रूप में बचा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए अवशिष्ट यहाँ पे पर्वत कहा गया है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये विश्व की, भारत की नहीं बल्कि विश्व की प्राचीन श्रृंखला में से एक है और दूसरी बात ये जो है एक अवशिष्ट रेजिडुअल माउंटेन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ बात करें तो जो अरबों वर्ष पुरानी जो है बनी है और यह पवन और जल अपर्दन के कारण अब अत्यंत क्षीण हो चुकी है। तो ऐसे जलवायु परिवर्तन के कारण जो है ये पूरी तरह से क्षीण हो चुकी है, यानी एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे अरावली पर्वत के बारे में। और तो सबसे पहले इसका लोकेशन यानी विस्तार देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अरावली पर्वत जो पर्वतमाला है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला है। ठीक है, उत्तर पूर्व से इस प्रकार से आप देख पाएंगे, ऐसे यहाँ पे उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम इस प्रकार से फैला हुआ है। और ये प्रारंभ की बात करें दिल्ली से स्टार्ट होता है, यहाँ पे मानचित्र में देख पाएंगे दिल्ली से स्टार्ट होता और गुजरात में जो है पालनपुर के पास यहाँ तक आता है। तो आप यहाँ लोकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे ये गुजरात से जो है गुजरात से पालनपुर से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाता है, जिसमें राष्ट्रपति भवन जो है वो दिल्ली के राष्ट्रपति जो भवन है वो इसी के रेंज पर बनी हुई है। ठीक है, वही बात करें इसकी कुल लंबाई की तो लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई है। और राज्य की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसके थोड़ा सा लोकेशन की बात करें, बहुत ही फैक्ट पॉइंट है। यहाँ पे इसके उत्तर में क्या है, ठीक है, उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, इस लोकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले इस मानचित्र में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा लेकिन एनसीईआरटी का डाटा है तो यहाँ पे देख पाएंगे ये अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत के जो है यहाँ पश्चिम दिशा में यहाँ पे भारतीय मरुस्थल देखने को मिलेगा। ठीक है, भारतीय मरुस्थल देखने को मिलेगा और यहाँ पे गंगा यमुना का जो
क्षेत्र है, मैदान, वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मालवा का पठार है और इस क्षेत्र में गुजरात का क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे अगर लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो है यहाँ पे दिल्ली हरियाणा, ठीक है, और उत्तर में जो है दिल्ली हरियाणा, पश्चिम में है थार का मरुस्थल और इसके बाद दक्षिण में गुजरात और पूर्व में गंगा का मैदान देखने को मिलेगा। आइए एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर दिशा में, ठीक है। तो उत्तर दिशा में दिल्ली हरियाणा के कुछ क्षेत्र आते हैं, यहाँ से हरियाणा जो है अरावली की शुरुआत होती है। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत समतल लेकिन तेजी से शहरीकरण हुआ है इन क्षेत्रों में, जैसे राष्ट्रपति भवन की बात करें और या फिर दिल्ली हरियाणा के उन क्षेत्रों की बात करें जहां पे इसकी रेंज है, तो यहाँ पे काफ़ी तेजी से जो है शहरीकरण हुआ है। गुड़गांव फरीदाबाद जैसे शहर अरावली के उत्तरी छोर पर स्थित हैं, तो ये फैक्ट पॉइंट है। आगे देखते हैं इसके जो है दक्षिण दिशा में। तो देखिए दक्षिण दिशा में गुजरात राज्य के पालनपुर, ये पालनपुर है, ठीक है, ये पालनपुर है, पालनपुर के आसपास का क्षेत्र आता है और ये अरावली पर्वतमाला यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद यहाँ पे सबसे फैक्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है दक्षिण भाग में माउंट आबू स्थित है, जो कि एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन का स्वास्थ्यवर्धक स्थल है जहाँ पे लोग घूमने या जो है टूरिज्म के लिए जाते हैं। जलवायु अपेक्षाकृत यहाँ नम होती है और कुछ वन क्षेत्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं इसके पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में यहाँ पे अरावली के पूर्व गंगा का मैदान की शुरुआत होती है। इसके प्रमुख शहर जयपुर, अलवर और भरतपुर शहर आते हैं। इसके जो है इस क्षेत्र में कृषि उपजाऊ भूमि देखने को मिलती है और पानी की उपलब्धता भी यहाँ पे अधिक होती है। वही बात करें यहाँ पे एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य अरावली पर्वत की पूर्वी ढालों पर स्थित है। अगर पूछे कि सरिस्का बाघ अभ्यारण्य या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है किस दिशा में है, तो पूर्वी क्षेत्र में आपका पूर्वी दिशा में आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं पश्चिमी दिशा में। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि पश्चिमी दिशा में अरावली पर्वत के पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है, जो कि शुष्क और एक रेगिस्तानी है, ठीक है। और यहाँ वर्षा कम होती है, मिट्टी रेतीली होती है। जोधपुर, बीकानेर, नागौर जैसे शहर इस दिशा में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अरावली पर्वत के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो इसकी ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यहाँ पे यह चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और माउंट आबू से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो राजस्थान का सबसे जो ऊंचा पर्वत है, यानी अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है गुरु शिखर, जो माउंट आबू में स्थित है और जिले का नाम है सिरोही जिला, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। बात करते हैं यहाँ पे नदियाँ निकलने वाले। तो आप इस फिगर में देख पाएंगे कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। देखिए ये पश्चिम दिशा हो जाएगा और ये पूर्व दिशा हो जाएगा। तो पश्चिम दिशा से लूनी नदी निकल रही है और साबरमती नदी निकल रही है, और इसके बाद जो है यहाँ पे पूर्व दिशा में जाखम नदी है और एक जो है बनास नदी है। बनास नदी की ही एक सहायक नदी है जाखम नदी, और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो बनास में आके मिलती हैं और बनास जाके चंबल में मिल जाती है और चंबल जाके यमुना में मिलती है और यमुना जाके गंगा मिल जाती है। ये पूरा इस प्रकार से शेड्यूल है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। अरावली पर्वत नदियों के लिए एक जल विभाजक की भूमिका निभाता है। तो अरावली पर्वत क्या है? एक जल विभाजक, यानी जल विभाजक का मतलब क्या होता है? जब एक कोई ऊंचा स्थान आ जाए, कोई एक ऊंचा स्थान हो जाए और वहाँ पे जल दो भागों में डिवाइड हो जाए, तो इसे जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। तो अरावली पर्वत देख पाएंगे, बीच में अरावली पर्वत है और यहाँ से एक नदी इधर से निकल रही है, इधर से निकल रही है, तो जल विभाजक का काम करती है। पूर्वी ढालों से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, जैसे कि बनास है, जाखम, बंगाल की खाड़ी की दिशा में बहती हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल खाड़ी की दिशा में, यहाँ पे लिखा है दिशा में, तो ये मत समझिए कि बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, नहीं, उसकी दिशा की ओर बहती हैं, ठीक है। इसके बाद पश्चिमी ढाल की बात करें तो पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियां जो है साबरमती, लूनी नदी जो अरब सागर की दिशा में बहती हैं, अरब सागर में जाके। वैसे तो लूनी जो नदी है वो कक्ष में जाके गुजरात के कक्ष में विलुप्त हो जाती है और साबरमती जो है वो खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें एक एक करके समझते हैं बनास नदी की। तो बनास नदी में यहाँ पे देख पाएंगे कि इसका जो उद्गम स्थल है ये
कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से राजसमंद जिला राजस्थान से होता है बनास नदी का उद्गम। और इसके बाद जो है इसकी प्रवाह दिशा की बात करें तो उत्तर पूर्व में इसकी प्रवाह दिशा है और यह चंबल नदी की एक सहायक नदी है। सिंचाई और जलपूर्ति के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। इसमें 2 पॉइंट है, पहला इसका उद्गम कहाँ से होता है और किस में जाके मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साबरमती जो है नदी के बारे में। तो साबरमती नदी जो है इसका उद्गम स्थल अरावली के ढलानों से उदयपुर जिला के राजस्थान से होता है। प्रवाह की दिशा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम इसकी आप देख पाएंगे, ये जो है लोकेशन यहाँ पे साबरमती की है। और यहाँ विशेषता की बात करें, गुजरात राज्य के प्रमुख नदी है और ये जो है अहमदाबाद शहर इसके बीचों बीच बसा हुआ है। ठीक, मतलब अहमदाबाद के बीचों बीच शहर से बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लूनी नदी के बारे में। तो उद्गम स्थल है पुष्कर घाटी, अजमेर जिला से होता है और प्रवाह की दिशा की बात की दक्षिण पश्चिम की ओर इसका प्रवाह है। यहाँ पे लूनी नदी का लोकेशन देख सकते हैं। विशेषता यह है कि ये एक अंतः स्थलीय यानी इनलैंड नदी है जो अरब सागर तक नहीं पहुँचती, बल्कि जो है ये जाके कक्ष यानी गुजरात के कक्ष में विलुप्त हो जाती है। ये खारा पानी होता है, इसमें खारा पानी होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी छोटी नदियाँ और है, जैसे कि सुकली नदी है या फिर जाखम नदी है। ये दोनों नदियाँ जो है ये बनास की सहायक नदी हैं और यहाँ पे ये अरावली की पहाड़ी से निकलती हैं और ये छोटी नदियाँ हैं जो कि बनास की सहायक नदियाँ हैं। जाखम नदी की बात करें तो डूंगुर जिले से अरावली से निकलती हैं और ये भी बनास की एक सहायक नदी मानी जाती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे अरावली पर्वत से संबंधित और आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही मेहनत करके मैंने PDF क्रिएट किया है और आई होप आपको समझ में आया होगा। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में अलग टॉपिक पे और हम लोग शुरुआत करेंगे उस टॉपिक में यानी उस वीडियो में। तो हम बात करेंगे मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार के बारे में। फिर इसके बाद ऐसे एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे जिससे पूरा आपका अच्छे तरीके से कवर हो जाए। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।